हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे। वेलकम टू ई क्लासेस। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर है, निबंध प्रकार का चैप्टर है। इसमें एक दो कहानियाँ भी आएंगी जो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। टाइटल है क्या निराश हुआ जाए। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध टाइप का चैप्टर है, पहले ही बता चुकी हूँ। क्या निराश हुआ जाए, निराश का मीनिंग पहले लिखेंगे। इससे पहले भी आप फर्स्ट पोयम चैप्टर कर चुके हैं। टाइटल का मीनिंग हम लिखते हैं, उसके बाद ही चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, निराश का मीनिंग होता है उदास, हताश। निराश का मीनिंग है उदास, हताश, दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना। चैप्टर के टाइटल से लग रहा है क्या निराश हुआ जाए कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी समरी अगर बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं कि आजकल हर जगह बुराइयां बहुत फैली हुई हैं। किसी पर विश्वास करने जैसा रहा नहीं है। यदि विश्वास करते हैं तो वह व्यक्ति कब धोखा दे के चला जाए इसका पता नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे मन में सच्चाई होती है तो कहीं ना कहीं से ईश्वर जो है कोई ना कोई द्वार अवश्य खोल ही देता है। अगर एक तरफ धोखा मिलता है तो ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी ना की हो कि अचानक से कोई ऐसी मुसीबत के समय में हेल्प करने आएगा, वो भी ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ बुराइयों का या छल कपट का, अविश्वास का बोलबाला हो। ओके, चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना अर्थात निराश हो जाना। ये मुहावरा है एक प्रकार का, मन बैठ जाना, निराश हो जाना। समाचार पत्र में ठगी, ठगी मतलब ठग लेना, डकैती, डाका डालना, चोरी, तस्करी, दोनों समानार्थी हैं, चोरी तस्करी। और भ्रष्टाचार का मीनिंग है करप्शन। कि समाचार भरे रहते हैं हमारे घर में। देखा होगा कई बार, या ज़्यादातर आपके पापा को या दादा को उठते ही समाचार पत्र पढ़ने की आदत होती है ना। और जैसे हम फर्स्ट पेज उठाते हैं तो उसमें चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार कि यहाँ पे इतने लाखों की चोरी हो गई, एटीएम की मशीन तोड़ के चोर जो हैं वो इतने लाख चोरी करके लेके गए। और घरों में चोरी तस्करी होना या भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन करना कि सरकारी जो अफसर हैं या सरकारी नौकरियां हैं, संस्था हैं, वहाँ पर इतने लाखों का या करोड़ों का घोटाला किया गया। और घोटाला बाहर आने के बाद या छानबीन करने के बाद इन अफसरों को पकड़ा गया है और चोरी पुलिस की हाजिरी में रखा गया है, या पुलिस की निगरानी में फ़िलहाल बंद करके रखा गया। इस प्रकार के समाचार पत्रों में खबरें छपी रहती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप लगाना अर्थात किसी पर दोष लगाना। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जैसे ही हम समाचार पत्र उठाते हैं या न्यूज़ चैनल भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर इतनी घटनाएं घटती रहती हैं चोरी तस्करी की, ऐसे लगता है कोई ईमानदार आदमी रहा नहीं है, किसी पर विश्वास करने जैसा रहा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा। संदेह का मीनिंग होता है शंका, डाउट। मीनिंग लिखते जाएंगे साथ साथ, पेंसिल लेके बैठना है आपको। जो जितने ऊंचे पद पे, ऊंचे पद का मीनिंग होता है ऊंची पोजीशन पे है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष दिखाना अर्थात बुराइयां ढूंढना। जो व्यक्ति ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे है वह उसमें उतने ही दोष पाए जाते हैं, है ना। उसमें अच्छाइयाँ कम दिखाई जाती हैं और दोष ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता अर्थात जो अच्छाई के मार्ग पे नहीं चलता। कुछ ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि वह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है और कुछ परिश्रम करता नहीं है। अर्थात जो ईमानदारी की राह पे नहीं चलता, अच्छाई की राह पे, वही सुखी है। जिसने ईमानदारी का रास्ता पकड़ा वह बुरी तरीके से फंस जाता है, या तो दूसरे लोग उसे फंसाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। दोष खोजने लगेंगे अर्थात उसमें बुराइयां तो ढूंढने ही लगेंगे, साथ साथ उससे खूब बुरी तरीके से फंसाया भी जाता है। उसके सारे गुण तो क्या कर दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि उसकी अच्छाई कोई भी नज़र नहीं आती कि उसने ये अच्छा काम किया है, लेकिन उसके दोषों को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है।
दोष किस में नहीं होते? लेखक हमसे सवाल कर रहे हैं कि दोष किस में नहीं होते, अर्थात हर किसी में थोड़े बहुत तो पाए ही जाते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, अर्थात हमारी एक पहचान बन गई है, हमारी एक आदत बन गई है कि है ना, हम दोषों को देखने के आदी बन गए, अर्थात आदत सी पड़ गई है। केवल दोष दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर रही हुई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। गुणी कम, गुणी अर्थात गुणवान कम या बिल्कुल ही नहीं, अर्थात किसी के गुण तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा सालों के साल, तो यह किसका विषय बन गया है? चिंता का, अर्थात किसी में हम अच्छाई देख ही नहीं पा रहे हैं और केवल दूसरों का बुराइयों का पर्दाफाश किए जा रहे हैं, जिससे हमारे मन में भी नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और जो सुन रहा है, देख रहा है, उसके मन में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है, उत्पन्न होती है नेगेटिविटी उसके मन में भी। क्या यही भारतवर्ष है? भारतवर्ष ये हमारे भारत का पुराना नाम है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक लोकमान्य तिलक और गांधी ने देखा था, अर्थात गांधी जी ने देखा था? क्या यही भारतवर्ष है, अर्थात भारत में इस प्रकार की भी स्थितियां पनपेंगी या उत्पन्न होंगी? ऐसा सपना गांधी जी या तिलक ने नहीं देखा था कि हमारे जाने के बाद देश की स्थिति ऐसी हो जाएगी। रवींद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ये बहुत बड़े समाज सेवक हो चुके हैं। मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष, महान संस्कृत अर्थात ज्ञानी, सभ्य मतलब बहुत ही संस्कारी कह सकते हैं। भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत मतलब भूतकाल, और गह्वर का मीनिंग होता है गहराई। इन्होंने सपना देखा था कि भारत में समानता होगी, कोई जाति पाति का धर्म का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इनका सपना जो था, मदन मोहन मालवीय, रवींद्रनाथ ठाकुर, गांधी, लोकमान्य तिलक का सपना तो कहीं खो चुका है। हमारा भारतवर्ष एक अतीत की गहराई में डूब चुका है, अर्थात जैसा सोचा गया था वैसा भारत में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल करप्शन या चोरी डकैती ही दिख रही है। आर्य और द्रविड़ ये हमारी पुरानी जातियां हैं, हमारे भारत में बसने वाली पुरानी जातियां। हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। भारतीय आदर्श मतलब अच्छाई, मतलब यहाँ पे किस किस प्रकार की कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं वो बताया गया है। हमारे देश में कौन कौन सी जातियाँ रह चुकी हैं? हिंदू, मुस्लिम, सबसे पहले आर्य आए थे, फिर द्रविड़, यूरोपीय अर्थात यूरोप से भी बहुत सारी जातियाँ आई थी रहने और यहाँ पे आके बस गई थी। भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि अर्थात मिलन लाने वाली भूमि। महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। अब महामानव समुद्र जो है, इसका मीनिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत गहरा है। ठीक है, पैराग्राफ हो जाए। क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों का भारत है और रहेगा। लेखक का मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये महान मनीषियों का, मनीषी अर्थात ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग, हमारे महान मनीषियों का सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात यहाँ सबसे पहले जो ज्ञानी व्यक्ति हो चुके वो हमारे महान ऋषि मुनि थे। उन्हीं के आधार पर यह भारत आध्यात्मिक मूल्यों को लिए हुए है, वो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये ज्ञान खत्म होने वाला नहीं है। अब एक सवाल आता है हमारे मन में, महामानव समुद्र। देखो, समुद्र होता है ना, उसमें क्या होता है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हम समझ लेते हैं। समुद्र जो है वो बहुत सारी नदियों का उसमें संगम होता है। मान लीजिए हम एक नदी की बात करते हैं, गंगा नदी। शुरुआत कहीं से भी हुई हो, लेकिन अंत में कोई भी नदी होती है ना, वो जाके समुद्र में मिल जाती है ना। चाहे गंगा की बात करें, यमुना की करें या गोदावरी की, कोई भी नदी जो है उसका अंत जाके एक समुद्र में ही हो पाता है। तो क्या समुद्र ये पक्षपात करता है कि नहीं, ये गंगा नदी का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये सरस्वती का पानी है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा? जब वो नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह नाम जो है एक ही टाइटल ग्रहण करता है कि यह समुद्र का पानी है। कोई समुद्र ये नहीं कहता कि तुम इस नदी के पानी हो, तुम अलग रहो, तुम मेरे समुद्र के पानी में क्यों मिल रहे हो। तो जब समुद्र किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता
उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में भी अलग अलग देशों से अलग अलग जातियों के लोग आके बसे थे, है ना। मुस्लिम लोग अपने देशों से आए थे, आर्य द्रविड़ जो हैं अलग अलग देशों से आए थे, यूरोप से अलग अलग जातियाँ आई थी। तो भारत की भूमि ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम अलग देश से आए हो और मैं तुम्हें अपना नहीं सकती। अर्थात जो जिस भी देश से आया, जिस भी समाज से आया या किसी भी तरीके से किसी भी अलग समाज से आया है, उसे भारत की भूमि ने हमेशा स्वीकार किया है, कभी मना नहीं किया है। तो सारे के सारे लोग जब यहाँ पे मिल गए, भारत की भूमि ने इन्हें स्वीकार कर लिया, इसलिए भारत की भूमि को क्या कहा गया है? महामानव समुद्र, अर्थात अलग अलग देशों से आई हुई जातियों के लोगों की मिलन भूमि। आई होप आपको इसका इनडायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन चुका है। माहौल अर्थात वातावरण, मीनिंग लिखते जाएंगे आप। माहौल अर्थात वातावरण। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका, जीविका अर्थात परिश्रम करके जीवन का गुजरान चलाने वाला। ओके, परिश्रम करके जीवन का गुजरान चलाने वाला, चलाने वाले। निरह, निरह मतलब कमज़ोर, और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी अर्थात श्रम करके जीविका प्राप्त करने वाले। श्रमजीवी, श्रम करके जीविका प्राप्त करने वाले पिस रहे हैं। पिस रहे हैं अर्थात उन पर अत्याचार हो रहा है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उतना मेहनताना नहीं मिलता, उतने पैसे नहीं मिल पाते जितना कि वो हकदार हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाला क्या हो रहा है? पिस रहा है, अर्थात पूरा दिन वह परिश्रम करता है, 13 घंटे 14 घंटे, लेकिन उसे मिलते कितने हैं? 250-300 रुपये। और ये जो 300 रुपये मिलते हैं, उसमें से वह पूरे परिवार का गुजरान चलाता है, चाहे अपने घर का किराया हो, घर का खर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई और खर्चे हों। ईमानदारी से जीविका प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसे कुछ सुख नहीं मिलता। ठीक है, इतना मेहनताना सामने नहीं मिलता। झूठ और फरेब, फरेब मतलब झूठ, फरेब दोनों समानार्थी कह सकते हैं। धोखा देना का रोज़गार करने वाले, रोज़गार एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। रोज़गार करने वाले को व्यापार करने वाला भी कह सकते हैं। जो छल कपट से पैसा कमा रहा है वह फल फूल रहे हैं, अर्थात सुखी हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो छल कपट करके चल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मूर्खता अर्थात बेवकूफ़ी। ये कहा जाता है कि अरे ये तो ईमानदार है ना, बेवकूफ़ है, उसे बेवकूफ़ की नज़र से देखा जाता है, ऐसा टाइटल दे दिया जाता है। सच्चाई केवल भीरू, भीरू मतलब डरपोक। सच्चाई केवल डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। बेबस का मीनिंग होता है लाचार। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिल गई है। आस्था का मीनिंग होता है विश्वास। यदि मैं ईमानदारी की राह पे चलूँगा तो मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, ये धारणा लोगों की बन गई है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मीनिंग लिखते जाएंगे पहले। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है अर्थात जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की, हाल अर्थात वर्तमान की, हाल अर्थात वर्तमान की, मनुष्य निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई नीतियाँ, नीतियाँ मतलब नियम, रूल्स रेगुलेशन, त्रुटियों की देन है। त्रुटियाँ अर्थात कमियाँ, अर्थात जो ये बुराइयाँ हमें दिखाई दे रही हैं वो वर्तमान ही कुछ ही वर्षों पहले मनुष्य ने ये नियम बनाए हैं, बेईमानी छल कपट करने के। पहले ऐसा भारत का माहौल नहीं था, है ना। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, मनुष्य बुद्धि अर्थात मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की सोच परिस्थितियों का सामना तो करती ही रहती है। नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। सामाजिक मतलब सोशल, विधि मतलब रूल्स रेगुलेशन, निषेध का मीनिंग होता है नॉट अलाउ, कि समय रहते कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, जब वह ठीक से लागू नहीं किया जाता या उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर थोड़े समय के बाद उस नियम को क्या किया जाता है?
रद्द कर दिया जाता है ना, उसे कहते हैं निषेधों को उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती रहती है। मान लीजिए बहुत साल पहले एक नियम बनाया गया, अब कुछ साल हो गए, लोग उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया गया, उस नियम को तोड़ दिया गया या हटा दिया गया, बदल दिया गया और फिर उसके बदले नया नियम लागू किया गया, है ना। मान लीजिए कोई चौराहा है, 4 रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं कि ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इन नियमों को तोड़ दिया। सिग्नल लगे हुए हैं, पुलिस भी खड़ी है, लेकिन फिर भी लोग या प्रजा जो है उस बात का पालन नहीं कर रही और फिर भी फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर भाग जाते हैं। अब सरकार ने देखा कि हमने नियम तो बना के रखे, सिग्नल लगा के रखे, पुलिस वाले खड़े कर दिए, दंड बता दिया कि यदि स्पीड में गाड़ी चलाई या नियमों का उल्लंघन किया है तो तुम्हें इतना जुर्माना या इतना फाइन मनी भरना पड़ेगा। लोग फॉलो नहीं करते तो आजकल क्या लग गए हैं, ई मेमो आ गए हैं कि इस प्रकार के कंप्यूटर लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं कि उस व्यक्ति का फ़ोटो आ जाता है और घर पे ई चालान आ जाता है कि आपको पुलिस ने मना किया था या आपने सिग्नल तोड़ा है और इन नियमों का उल्लंघन किया है, तो अब आपको इतने रुपए का दंड भरना ही पड़ेगा। मान लीजिए 10 साल पहले एक नियम बनाया गया सिग्नल का, वो थोड़े समय के लिए लागू किया गया, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो सरकार ने क्या कर दिया, उस नियम में बदलाव ला दिया। क्यों? क्योंकि लोग ठीक तरह से उसका पालन नहीं कर रहे थे। तो मनुष्य बुद्धि जो है समय समय पर नए नीति नियमों को बनाती रहती है और वो ठीक तरीके से साबित नहीं हो पाते तो फिर उनमें बदलाव लाती रहती है। आई होप आपको उसका इनडायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, नियम कानून सबके लिए एक जैसे होते हैं, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग ऐसा नहीं होता। पर उनके लिए, सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सुखकर नहीं होता अर्थात सुखदायी नहीं होता। एक के लिए नियम बरोबर है लेकिन दूसरे के लिए वही नियम कठोर से कठोर भी हो सकता है या तकलीफदायक भी हो सकता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित मतलब चलते आ रहे, कायदे कानून मतलब रूल्स रेगुलेशन, आदर्शों से टकराते हैं, आदर्श अच्छाइयों से। जो युगों युगों से नियम चलते आ रहे हैं वो नई पीढ़ी से हमेशा क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, है ना। मान लीजिए पहले से प्रथा चलती आ रही है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना है, पढ़ाई करने नहीं देना, पढ़ाई नहीं करवानी है या स्कूल कॉलेज नहीं भेजना है। यदि लड़कियां घर के बाहर निकली तो वो बुरी राह पे चल पड़ेंगी या घर की बदनामी होती है। ये पहले नियम बने हुए थे, युग युग से ये नियम चलता आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कोई ऐसे कहे पिता कि नहीं मैं अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर नहीं निकालूंगा, तो लोग कहेंगे अरे ये तो आदमी बहुत ही पुराने ख्यालों वाला है, इसे अपनी बेटी की परवाह नहीं समाज की परवाह है ना। तो युग युग से चलते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वर्तमान में वो नियम लागू करने की कोशिश की जाती है तो नए आदर्शों के साथ वो हमेशा टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित अर्थात हैरान होती है, अर्थात जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ऐसा देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। सदियों से ये चलता आ रहा है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच जो होती है बिल्कुल अलग होती है। पुरानी पीढ़ी अपने तरीके से चलती है, नई पीढ़ी अपने नियमों के अनुसार चलती है, अपने कायदे कानून के अनुसार चलती है, जैसा वातावरण होता है। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन लेखक कहते हैं, हे मेरे मन, ये सब देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ तक हमने किया है, ये चैप्टर 3 का जो है पार्ट 1 है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।